परिचय दीजिए। मैं शैलेंद्र कुमार रघुवंशी, ग्राम पोस्ट बबियाँ, चोलापुर, वाराणसी। जी जी, तो रघुवंशी जी, ये नर्सरी का काम आप कब से कर रहे हैं, कितने वर्षों से? वैसे तो मैं 2007 से बागवानी की शुरुआत की, जी जी। लेकिन 2010 से नर्सरी के क्षेत्र में आया। तो बाहर भी सप्लाई करते हैं पौधे? हाँ, मेरे पास अमरूद की सब 16 प्रजातियाँ हैं अच्छा। और मैं पूरे देश से जाकर के जितनी नई प्रजाति निकलती हैं उनका अपने यहाँ जी बाग भी लगवाया हूँ और जी। उसका वैज्ञानिक तरीके से भी ग्राफ्ट द्वारा जी अमरूद का पौधा भी मैं तैयार करता हूँ और पूरे भारत के जी। लगभग सभी प्रदेशों में जी। किसानों से जुड़कर और वो जहाँ की सरकार की मांग होती है मैं वहाँ पौधा देता हूँ। तो आप ये बरसात की और जाड़े की दोनों फसल लेते हैं या किसी एक मौसम की? नहीं, हम तो वैसे हालत जो है अमरूद में अमरूद की। 3 फसल लिया जाता है, जी। लेकिन हम ज़्यादातर बरसात की फसल लेते हैं, बाकी 2 फसल कम लेते हैं। जाड़े की फसल नहीं लेते? नहीं, तो बरसात की फसल आप लेते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? बरसात की फसल लेने का मुख्य कारण ये है कि बरसात में फसल थोड़ी सी ख़राब जरूर होती है, लेकिन हम लोग अगर देख रेख करते हैं जी तो फसल अच्छी आती है, क्योंकि हम लोकल बनारस से हैं जी। और बनारस में बरसात में जो सावन होता है और जी। तमाम त्यौहार है इसके बड़े महत्व होते हैं। जी जी। जी, आपने तालाब बनवाया है, किस उद्देश्य से बनवाया है जो मछली पालन आप कर रहे क्योंकि हमारा बागवानी काम है, इसमें 12 महीने पानी चाहिए। हैं? जी जी। पानी पर्याप्त मिले, जल संरक्षण की दृष्टि से हमने एक छोटा सा तालाब बनवाया है। जी जी। इसमें हमेशा पानी हम लोग रखते हैं, शौक से थोड़ी बहुत मछली भी इसमें हम लोग डाल दिए हैं और इससे हमारा जो बोर है वो 12 महीने पानी चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जी जी। आवश्यकता पड़ने पर इससे पानी हम ड्रिप द्वारा भी ले करके पौधे को दे देते हैं। ये तालाब से पंप करके जी ड्रिप इरिगेशन में आप जी। प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, पूरे बाग में टपक सिंचाई से ही मैं पानी देता हूँ। जी जी, ठीक है। यहाँ बैठ करके। एक साल का और हो जाए तो थोड़ा सा इसका फल लिया जाए, जी जी। क्योंकि ये सबसे महंगा आम है जी और सबसे महंगा इसका पौधा भी बिक रहा है। जी। जी अगर हमारे यहाँ अगले साल तक फल आ गया तो फिर मैं इसको जी। बना करके आसपास के किसानों में इसको वितरित करूँगा। आसपास के किसानों को भी देंगे जिससे इसका प्रसार हाँ, हो इसका सके। जो प्रसार प्रचार बढ़ेगा। जी जी, धन्यवाद। शैलेंद्र जी, मछली पालन, आम की नर्सरी और ये अमरूद की नर्सरी, पशुपालन, उसके साथ साथ ये आम की नर्सरी भी आपने लगाया है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था आम की नर्सरी लगाने का? जैसे हम लोग बनारस में रहते हैं, बनारस का एक विश्व प्रसिद्ध आम है लंगड़ा आम। जी जी। वो धीरे धीरे बनारस से जी। और जगहों से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। जी जी। तो मेरे मन में ये 2-3 साल पहले आया जी कि नहीं, इसका जो है संरक्षण किया जाए जी। जी और इसको बढ़ाया जाए। जी। तो फिर मैं जो भी बनारस के पुराने बाग थे जिसमें बहुत अच्छा लंगड़ा किस्म था, जी। वहाँ से डाली ला करके अपने यहाँ उसका पौधा बना करके अब इसको तैयार कर रहा हूँ जी। और आसपास के किसानों को वितरित भी कर रहा हूँ और प्रेरित भी कर रहा हूँ कि आप इसको लगाइए और इसको बढ़ाइए। जी। साथ में बनारस के जो भी फलदार पौधों की विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं उनका भी संरक्षण और संवर्धन दोनों मैं शुरू किया हूँ जी जी। कि वो यहाँ से विलुप्त ना हो। जी जी। एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जिस पौधे के पास हम लोग बैठे हैं, इस प्रजाति का नाम है मियाजाकी और इस पौधे को लगाया है अमित वर्मा जी ने, जो पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण थे। तो ये मियाजाकी प्रजाति कैसी है, इसके बारे में कुछ बताने का। ये पौधा बेसिकली जापान की प्रजाति है। जी जी। और मैं भी इसको नेट के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना था जी कि वहाँ एक आम है जो कि विश्व का सबसे महंगा आम है। जी जी। तो मैं वहाँ से 2 पौधा मंगाया था जी। 1 साल पहले जी। और इसे मैं अपने फार्म पे लगाया हूँ। इस बार इसमें शैलेंद्र जी, मछली पालन, आम की नर्सरी और ये अमरूद की नर्सरी, पशुपालन, उसके साथ साथ ये आम की नर्सरी भी आपने लगाया है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था आम की नर्सरी लगाने का? जैसे हम लोग बनारस में रहते हैं, बनारस का एक विश्व प्रसिद्ध आम है लंगड़ा आम। जी जी। वो धीरे धीरे बनारस से जी। और जगहों से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। जी जी। तो मेरे मन में ये 2-3 साल पहले आया जी। कि नहीं, इसका जो है संरक्षण किया जाए जी जी। और इसको बढ़ाया जाए। जी। तो फिर मैं जो भी बनारस के पुराने बाग थे जिसमें बहुत अच्छा लंगड़ा किस्म था, वहाँ से डाली ला करके अपने यहाँ उसका पौधा बना करके अब इसको तैयार कर रहा हूँ और आसपास के किसानों को वितरित भी कर रहा हूँ और प्रेरित भी कर रहा हूँ कि आप इसको लगाइए और इसको बढ़ाइए। साथ में बनारस के जो भी फलदार पौधों की विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं उनका भी संरक्षण और संवर्धन दोनों मैं शुरू किया हूँ जी जी। कि वो यहाँ से विलुप्त ना हो। जी जी।
एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जिस पौधे के पास हम लोग बैठे हैं, इस प्रजाति का नाम है मियाजाकी, और इस पौधे को लगाया है अमित वर्मा जी ने, जो पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण थे। तो ये मियाजाकी प्रजाति कैसी है, इसके बारे में कुछ बताने। ये पौधा बेसिकली जापान की प्रजाति है। जी जी। और मैं भी इसको नेट के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना था जी कि वहाँ एक आम है जो कि विश्व का सबसे महंगा आम है। जी जी। तो मैं वहाँ से 2 पौधा मंगाया था एक साल पहले, जी और इसे मैं अपने फार्म पे लगाया हूँ। इस बार इसमें 1 साल का और हो जाए तो थोड़ा सा इसका फल लिया जाए, जी क्योंकि ये सबसे महंगा आम है और सबसे महंगा इसका पौधा बिक रहा है। जी जी। अगर हमारे यहाँ अगले साल तक फल आ गया तो फिर मैं इसको जी। बना करके आसपास के किसानों में इसको वितरित करूँगा। आसपास के किसानों को भी देंगे, जिससे इसका प्रसार हाँ, हो इसका सके। जो प्रसार प्रचार बढ़े। जी जी, धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आपने अमरूद की नर्सरी के साथ साथ हमने देखा कि आप मछली पालन भी कर रहे हैं, साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, और आपके यहाँ देसी गाय दिखाई दे रही हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद था? हमारी जो बागवानी है, जी फिर मैं 2010 से नर्सरी शुरू किया। अब इसको 3 साल से धीरे धीरे प्राकृतिक नर्सरी के रूप में परिवर्तित करने में लगा हुआ हूँ। जी जी। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने यहाँ की देसी नस्ल की गाय, जी जी। जिसके कि गोबर और गोमूत्र से हम खाद बनाएं और उसको अपने बाग में और नर्सरी में दें, जिससे कि पूर्णतः प्राकृतिक हो जाए। तो उसके अनुसार जो है हम अपने यहाँ देसी नस्ल में 2 गिर गाय है जी। और एक लाल सिंधी गाय है और एक जो है साहिवाल गाय है, और बाकी 2 यहाँ की गंगा तेरी देसी गाय हैं। तो आपने प्राकृतिक नर्सरी की बात की, तो आजकल चर्चा बहुत जोरों पे है, जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, गौ आधारित 0 बजट प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती पर आपका क्या कहना है? रासायनिक खेती को आप बेहतर मानते हैं या प्राकृतिक खेती को? जो रासायनिक खेती थी उससे फसल या फल जो भी हम उत्पादन करते हैं उसके साथ साथ समाज का ही बहुत नुकसान था, समाज का भी। जी और जिस तरह से रोग हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, जी जी। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम लोग भी प्राकृतिक खेती की तरफ शुरू किए करना, और धीरे धीरे अपने गांव के लोगों को भी हम लोग प्रेरित किए। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी ये प्रेरित किया जा रहा है कि अब सारे लोग रासायनिक कम करके और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। एक बात ये कही जाती है कि अगर विषमुक्त खाद्यान्न उत्पादन करना है तो प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होइए, इससे आप कितना सहमत हैं? इससे तो हम पूर्णतया सहमत हैं जी। और हम देख भी रहे हैं कि इससे जो भी हो रहा है जी। बहुत स्वादिष्ट और उसमें सारे तत्व बरकरार हैं। उत्पादन में कोई कमी? उत्पादन में कोई कमी तो नहीं है। कमी नहीं। और हमें जो ये हम अपने गाय का खाद देते हैं, जी जी। देसी तरीके से, चाहे नाडप की खाद हो चाहे अन्य खाद बना करके, जी। उससे जो भी 17-18 तत्व हमें मिट्टी को चाहिए सारे तत्व मिल जाते हैं। जी। तो वो हमें अलग से नहीं लेना पड़ता है और प्राकृतिक रूप से मिल और जाता प्राकृतिक रूप से सारे तत्व हमारे शरीर को मिल जाते इससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही है हैं। जी, और जिससे मिट्टी विषमुक्त का भी खाद्यान्न का स्वास्थ्य ठीक है। उत्पादन भी हाँ। हो रहा है। अच्छी बात है।